जो बेसिक बात हमारे पास हमने कल स्टार्ट की थी डिक्शनरीज की, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। डिक्शनरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि वो भी डेटा सेट है, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। की पैरामीटर उसमें हमारे पास ये है कि डेटा जब हम उसमें स्टोर करते हैं तो वो हम की और वैल्यू के तर्ज पे स्टोर कर रहे होते हैं। हमने कह दिया ठीक है। अब उसके हिसाब से देयर आर फ्यू मेथड्स जो कि हमें डिक्शनरी में आज पढ़ने हैं कि अब उस डिक्शनरी के ऊपर कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिसको लगा के हम उसके आइटम्स को ट्रैवर्स कर सकें, उसको प्रोसेस कर सकें। उसमें हमारे पास प्राइमरी आया था कि डिक्शनरी को लूप करना, डिक्शनरी कॉपी करना, उसमें फिर नेस्टेड डिक्शनरीज बनाना और फिर उसके चंद एक मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ डू वी लूप थ्रू डिक्शनरीज। तो जिस तरह सेट्स, लिस्ट और ट्यूपल्स के ऊपर बात की थी, इसी तर्ज पे हमारे पास डिक्शनरी भी आ जाता है। डिक्शनरी के अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर का लूप लगता है। वो फॉर का लूप जो है वो उसी तर्ज पे काम करता है जिस तरह से हमने बाकी लूप्स को ऑलरेडी कर आए। तो फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट के अंदर, सेट्स के अंदर, ट्यूपल्स के अंदर जिस तरह से उस आइटम्स को लूप थ्रू किया है, सेम तर्ज पे डिक्शनरी भी लूप थ्रू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक आधी चीज थोड़ी सी ख्याल रखने वाली है। मेन चीज ये कि जब हम डिक्शनरी बनाते हैं उसके बाद हमारे पास फॉर का लूप आता है। ठीक है, एक्स इन और दिस डिक्शनरी दिया, ये वही तरीका है जो हमने पहले भी दिया हुआ था जिस तरह लिस्ट में हम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप इसको प्रिंट करोगे तो एक्चुअली ये आपकी की वैल्यूज प्रिंट कर देगा। यहां पे जो उसने प्रिंट की है वो हमारी की वैल्यू है, रादर देन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑल बाय इटसेल्फ। प्रीवियसली लिस्ट के अंदर जब हम ये करने बैठेंगे तो वो पूरी की पूरी हमें लिस्ट का डेटा प्रिंट कर देता है। लेकिन डिक्शनरी के अंदर क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास की और उसके वैल्यू के तहत सेव होती है, इंफॉर्मेशन की और उसकी वैल्यू के तहत सेव हो रही है, तो अब जब हम उसको प्रोसेस करने बैठते हैं तो ये डेटा हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब आप फॉर इन का लूप लगाओगे, अगेन वही सेम लूप हमारे पास है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो सिंपल की प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू नहीं देगा। तो बाय डिफॉल्ट दिस विल प्रिंट सिंपल की इंफॉर्मेशन फॉर अस। तो ये एक मेन चीज हमें पहले याद रखनी है कि जब हम इसमें सिंपल फॉर इन का लूप लगाएंगे डिक्शनरीज के अंदर तो हमारे पास जो वो प्रिंट करेगा वो सिर्फ पहली की वैल्यू उठा के प्रिंट करता है। हेंस अब अगर मुझे उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो फिर अब मुझे कुछ मेथड्स और कुछ और तरीके कार पे काम करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है वैल्यूज। अगर मुझे उसकी तमाम की तमाम वैल्यूज प्रिंट करानी है इन डिक्शनरी वन बाय वन करके, तो अब मेरे पास फिर वही है, मैंने एक डिक्शनरी बनाई, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे खत्म किए, हमारे पास की और वैल्यू पेयर की इंफॉर्मेशन आ गई, हमने कह दिया जबरदस्त हुआ। हमने फॉर इन का लूप लगाया जैसे पहले लगाया था कि भाईजान फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी मींस डिक्शनरी का एक एक आइटम उठाओ और इस एक्स को असाइन करो। लेकिन अब जब आइटम हमारे पास एक्स में असाइन होगा तो अब हम यहाँ पे एक मेथड यूज कर रहे हैं कि यार दिस डॉट डिक्शनरी एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्स। क्यों एक्स किया? क्योंकि रिमेंबर ये हम पहले पढ़कर आए कि हाउ डू वी रीड आइटम्स ऑफ डिक्शनरी। तो आइटम्स रीड करने के लिए हमने पढ़ा था क्या, जब आप डिक्शनरी के आइटम्स रीड करोगे तो आपको जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी उसके अंदर हम बेसिकली अपना की वैल्यू देते हैं, ठीक, और जो भी फिर हमारे पास डिक्शनरी आ गई। तो जब आप ये वाली इंफॉर्मेशन उसको दोगे कि कोई भी डिक्शनरी हुई उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स दिया और उसको की दे दी, ने कह दिया ठीक। जब ये वाली इंफॉर्मेशन हम देंगे तो हमारे पास इस की के साथ जितनी भी वैल्यू होगी वो हमारे पास उठकर आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे उसको कहा कि यार भाईजान इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डिक्शनरी की ओनली, जो यहाँ पे अभी हम कर आए थे प्रीवियस एग्जाम्पल में कि जब आप सिर्फ डिक्शनरी लिखोगे तो एक्चुअली वो उसकी की प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे की नहीं, उसकी वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ से एक चीज और हमें समझ में आई कि जब आप सिर्फ डिक्शनरी का नाम दोगे तो एक्स वेरिएबल में एक्चुअली उसकी की प्रिंट होकर आ जाती है। इस एक्स में हमारे पास ये वाली कीज जो है ना ये आ रही है, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। तो मैंने अब इसको दोबारा दिया कि भाईजान दिस डॉट डिक्शनरी में जाओ, एक्स उठाओ और उसको प्रिंट कर दो। तो एक्स में क्या होगा की, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर एक्स इन डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में जाओ, जो पहली की है वो उठा के लाओ और एक्स को असाइन कर दो। ठीक, हमने कह दिया सही। अब एक्स में क्या आया, हमारे पास की आई। हेंस अब उस की के अगेंस्ट में मुझे अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस एक्स मैं एक्चुअली दिस डॉट डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्स कर दूंगा। तो वो वही रूल फॉलो करते हुए हमारे पास उसकी जो वैल्यूज होंगी वो तमाम वन बाय वन वैल्यूज प्रिंट कर देंगे। हेंस अब मुझे इसमें पता चला कि यार
मेरे पास वैल्यूज कौन सी हैं। तो अगर मुझे सिर्फ कीज चाहिए, यार कीज कौन कौन सी हैं, उसका एक मेथड हमने लास्ट क्लास में किया था। और वन बाय वन अगर एक एक की प्रिंट करानी है तो मेरे पास यही मेथड है, मैं सिर्फ एक्स को प्रिंट करा दूंगा। यहां पे अब हम लिख देंगे भाईजान एक्स प्रिंट कर दो। तो जब आप एक्स लिखोगे तो सिर्फ एक्स प्रिंट करेगा, एक्स का मतलब की प्रिंट कर दो। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं, उस की के केस में सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो, तो हम एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अब ये मुझे पता है कि मेरे पास की भी मौजूद है, मेरे पास वैल्यू भी मौजूद है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं कि मैं कह सकता हूं कि भाईजान उसकी जो की है वो फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो की प्रिंट कर रहे हो वो आप इन्वर्टेड कोटेशंस यहाँ पे क्लोज किए, कॉमा एक्स कर दो, तो मेरे पास वो की प्रिंट आ जाएगी। फिर मैं वहां पे कॉमा करके उसकी वैल्यू को दोबारा इसी तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एक्स लिखूंगा इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर, अगर ये मैंने की दे दी कॉमा, तो सिर्फ एक्स लिखेंगे तो एक्स प्रिंट कर देगा, एक्स का मतलब की प्रिंट कर देगा। और अगर एक्स को आपने डिक्शनरी के अंदर डाल दिया तो उसकी डिक्शनरी प्रिंट कर देगा। ये दो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं की और वैल्यू प्रिंट करने के। तो दोनों एक ही लूप, जब फॉर इन का लूप इस्तेमाल हो रहा है तो इसके साथ हमारे पास ये दोनों चीजें इस्तेमाल होकर आ रही है, एक ही साथ की भी आ रही है, और फिर उस की का इस्तेमाल करते हुए हम उसको कह देंगे कि यार उसकी मेरे पास वैल्यू प्रिंट कर दो। ये बात समझ में आई? थोड़ी बहुत उम्मीद है, ठीक। इन अदर वर्ड्स, ये वही एक स्टैंडर्ड तरीका है जब हम इंडेक्स नंबर के बेस पे वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। जब हम इंडेक्स नंबर प्रिंट करते हैं तो मैं इंडेक्स नंबर को लूप करता हूं, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर, और फिर हम एरे के आई को प्रिंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, अब हमारे पास एक मेथड अलग से मौजूद है। मेथड्स पे आ जाते हैं, वैल्यूज का। ठीक है। अब हमारे पास एक मेथड आ जाता है वैल्यूज का। वैल्यूज क्या करेगा कि जब हम एक डिक्शनरी बना देंगे, डिक्शनरी बनाने के बाद अगेन मैंने फॉर एक्स इन लूप लगाया। अब की बार मैं कहता हूं कि यार डिक्शनरी में जाओ, डॉट उसकी वैल्यूज प्रिंट कर दो। अब मैं स्पेसिफिकली एक मेथड यूज करते हुए वैल्यूज का, जो एक्चुअल में हम पहली क्लास में ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़कर आए कि डिक्शनरी में एक वैल्यूज का मेथड है। अगर आप सिर्फ ये वाला मेथड प्रिंट कराते हो, अगर मैं सिर्फ ये मेथड यूज करूं प्रिंट के अंदर, तो ये जितनी भी वैल्यूज होंगी हमारे पास वो वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो ये मेथड हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए, ये मेथड हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए। अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है तो हमें वैल्यूज का एक फंक्शन है, ठीक। वो वैल्यूज का फंक्शन आप एक्स को असाइन करो या प्रिंट में डाल दो, तमाम वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी। अब इसी चीज को मैंने उठा के एक्चुअली लूप के अंदर रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार ये जो वैल्यूज है ना, इस वैल्यूज को उठाकर आप एक्स में असाइन कर दो। बिकॉज ये फॉर इन के साथ है, व्हाट दिस विल डू कि ये पहली वैल्यू को रीड करेगा, वो उठा के एक्स में असाइन कर देगा इस वाले में, और फिर हमने उस एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर वो दूसरी वैल्यू रीड करेगा, वो उठा के दोबारा उसी एक्स में ओवरराइट कर देगा, ये वाला एक्स। तो अब इस एक्स को हमने फिर प्रिंट कराया तो दूसरी वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर ये तीसरी वैल्यू रीड करेगा, फिर वापस उसी एक्स में असाइन कर देगा जो ये वाला रहा फिर। फिर इसी एक्स को हमने प्रिंट किया तो उसने थर्ड वैल्यू हमारे पास प्रिंट। इस तरीके से हम वन बाय वन तमाम वैल्यूज को लूप किया और प्रिंट करा दिया यूजिंग अ मेथड कॉल्ड वैल्यूज वाला। तो ये जो वैल्यूज वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं यहां पे, इसके नतीजे में हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो पहला तरीका भी था पूरी वैल्यूज प्रिंट कराने का, ये दूसरा तरीका आ गया वैल्यूज प्रिंट कराने का। पहले तरीके में हम डायरेक्टली लूप को, डिक्शनरी को लूप कर रहे हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट लूप करोगे डिक्शनरी को तो कीज रिटर्न करेगा, कीज लेके एक्स में असाइन करेगा। तो एक्स से उठाया हमने, उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक्स लिख देंगे तो की रिटर्न होकर आ जाएगी। मैं कह दिया जबरदस्त। आप कह रहे हो नहीं मुझे डायरेक्ट एक एक वैल्यू चाहिए, तो ये दूसरा तरीका, दोनों सेम, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम पहले पूरी डिक्शनरी को लूप कर रहे थे, उसकी की आ रही थी और की के थ्रू में वैल्यू पकड़ रहा था। अब मैं एक फंक्शन से डायरेक्टली उसकी वैल्यू पकड़ रहा हूं।
कान को यूं पकड़े कि कान को यूं पकड़े, बात एक ही हो रही है। दोनों सूरतों में आउटपुट सेम आएगा हमारे पास, दोनों सूरतों में वो वैल्यूज को ट्रैवर्स कर रहा है और हमारे पास आउटपुट जनरेट कर रहा है। ये हमारे पास वैल्यूज मेथड, अगेन ये मेथड हम पहले पढ़कर आए, हमने कह दिया ठीक है। इसी तरीके से कीज का भी मेथड है, ये मेथड भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर आए। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कीज का मेथड है, जब कीज का मेथड आप रिकॉल करोगे तो वो तमाम की तमाम की रिटर्न कर देगा। जितनी भी हमारे पास कीज होंगी वो तमाम की तमाम की रिटर्न कर देगा। जैसे वैल्यूज रिटर्न कर रहा था, ऐसे कीज रिटर्न कर रहा है। तो अब कीज जब रिटर्न हो रही है तो मैं जब डॉट डिक्शनरी डॉट कीज कॉल करूंगा तो वो पहली की रीड करेगा, उसको एक्स में असाइन किया ये वाले में, और वो एक्स हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो पहली की मेरे पास प्रिंट हो गई। फिर हमने कहा भाईजान लूप है, अब दूसरी की उठाओ, ये दूसरी की उठाएगा, इसको भी एक्स में असाइन कर देगा, इसको भी एक्स में असाइन कर देगा, और पीछे से वो हमारे पास यहां पे प्रिंट कर देगा। फिर हमने कहा भाईजान तीसरी की उठाओ, तो तीसरी की उठाएगा, इसको भी एक्स में असाइन कर देगा, और वो ये वाला एक्स रहा उसको प्रिंट करा दिया। तो वैल्यूज के मेथड के तहत आप पूरी वैल्यूज रीड करते हो, सिर्फ वैल्यूज लगाओगे तो सारी वैल्यूज रीड करके लेकर आ जाएगा। अगर आपको 1 बाय 1 वैल्यूज रीड करनी है तो फॉर इन के लूप के अंदर लगाओगे तो एक एक करके वैल्यू हो जाएगी। कीज रीड करनी है तो सिर्फ कीज का मेथड लगाओगे, सारी कीज रिटर्न कर देगा। एक एक करके की पढ़नी है तो फॉर इन के साथ कीज वाला मेथड लगा दो, तो एक एक करके की आप प्रिंट करा दो। दोनों तरीके हमारे पास आए, अलग से डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट मीन्स यूजिंग मेथड, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली आप डिक्शनरी का नाम दो फॉर इन लूप के अंदर, तो वो पूरी की पूरी पहले कीज रिटर्न कर देगा। अगर ये आप मेथड नहीं दे रहे, जो फर्स्ट एग्जांपल था, कीज का मेथड हम नहीं दे रहे, सिर्फ डिक्शनरी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कीज ही असाइन करेगा। ठीक है, तो अगर मैं कीज का मेथड नहीं लिख रहा यहां पे, बाय डिफॉल्ट वो कीज का मेथड ही समझो कॉल हो रहा होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो कीज को ही रिटर्न करेगा। तो ये 4 बेसिक तरीके हुए, 2 कीज को रीड करने के, 2 हमारे पास वैल्यूज को रीड करने के। लेकिन रीड हम कर रहे हैं एक्चुअली लाइन बाय लाइन। जो चीज यहाँ पे ज़हन नशीन रखनी है कि भाई यहाँ पे हम वर्ड बाय वर्ड एक एक कीज को अलग करके पढ़ रहे हैं। जब आप वैल्यूज का फंक्शन कॉल करोगे तो वो एक्चुअली सारी वैल्यूज उठा के ले आता है। हमें सारी वैल्यूज नहीं, एक एक करके वैल्यू रीड करनी है तो ये करेंगे। अगर सारी वैल्यूज करनी है तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड मेथड है कीज का और वैल्यूज का, जिसके तहत मैं इसको आराम से प्रोसेस कर सकता हूं। ठीक, थोड़ी बात क्लियर हुई? कोई क्वेश्चन? ओके डोके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास मेरे कीज और वैल्यूज दोनों को एक साथ लूप करना है। अब मैं चाह रहा हूं कि यार मैं कीज और वैल्यूज को एक साथ करूं, तो उसके लिए हमारे पास हजरत अंग्रेज ने एक और मेथड बनाया हुआ है, आइटम्स करके। ठीक, आइटम्स करके हमारे पास एक और मेथड मौजूद है जो क्या करेगा कि आपकी की और वैल्यू दोनों को एक साथ लूप करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं यार भाईजान एक और डिक्शनरी बनाओ। हमने कह दिया बना दी डिक्शनरी। फिर हम उसको दे रहे हैं कि यार जब डिक्शनरी आ गई तुम्हारे पास, तो अब फॉर x, y इन दिस डॉट डिक्शनरी डॉट आइटम्स। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि यार 1 बाय 1 एक एक करके की और वैल्यू दोनों रीड करके ले आओ। आइटम्स एक ऐसा मेथड है जो आपकी डिक्शनरी के अंदर जाएगा और उसके दोनों कीज और वैल्यूज इकट्ठा रीड करके लाके रख देगा। तो हमारे पास कीज भी आ जाएंगी, हमारे पास वैल्यूज भी आ जाएंगी। सिर्फ कीज का मेथड यूज करूंगा, सिर्फ कीज आएंगी। सिर्फ वैल्यूज का मेथड यूज करूंगा, सिर्फ वैल्यूज आएंगी। लेकिन जब मैं दो चाहिए मुझे, तो अब हजरत अंग्रेज ने एक और मेथड दे दिया जिसको कह रहा है यार आइटम्स का एक मेथड है, ये वाला मेथड यूज करो आइटम्स का। इससे आपको बर वक्त आपकी की भी मिलेगी और उसकी वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में जब हमें इंडिविजुअली लूप भी कराना हो। आइटम्स का आप अलग करोगे तो पूरा आइटम्स इकट्ठा उठा के डिक्शनरी करके डाल देगा। पूरी डिक्शनरी चाहिए तब भी आइटम्स आप कॉल करोगे, पूरी डिक्शनरी आ गई। आप कह रहे हो नहीं यार पूरी डिक्शनरी नहीं चाहिए, मुझे उसका एक एक करके की अलग करके दो, आइटम अलग करके दो। ये सेम आउटपुट में कीज और वैल्यू मेथड दोनों को इस्तेमाल करके भी निकाल सकता हूं। रिमेंबर दैट, कीज से मुझे कीज मिल रही है, वैल्यू से वैल्यूज मिल रही है, मैं लूप लगा के दोनों अलग अलग लाके प्रिंट करा सकता हूं। वो भी तरीका है। ठीक है, वो भी तरीका है कि आप डेटा को रीड करने के लिए एक से ज्यादा तरीका यूज कर रहे हो, कि आप कीज मेथड अलग यूज करो, वैल्यूज अलग करो, एक ही साथ दोनों को लूप में रखो कि यार मेरे पास वैल्यूज आ जाए। जैसे अभी एग्जांपल किया,
वहां पे दो लूप्स अलग थे, दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक और फंक्शन यूज कर रहे हैं आइटम्स का। वो वन बाय वन इसकी की अलग रीड करेगा, वैल्यू अलग रीड करेगा, की रीड करेगा और वैल्यू रीड करेगा। अब ये रीड करने के बाद ये दो वैल्यूज रिटर्न करता है। ये वाला जो फंक्शन है ये मेरे पास उसकी की भी रिटर्न करेगा और उसकी वैल्यू भी रिटर्न करेगा। इन अदर वर्ड्स, एट द सेम टाइम दिस फंक्शन विल रिटर्न टू वैल्यूज। क्योंकि ये एट अ टाइम दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, तो मैं रिसीविंग एंड पे भी मैंने दो वैल्यूज रिसीव की हुई है, तो यहां पे भी मैंने दो वैल्यूज रिसीव की हुई। ठीक है, अब ये एग्जांपल अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मैं अभी एक्सप्लेन और कर लेता हूं, लेकिन आइडियली ये वो फॉर का एग्जांपल है जो हम फॉर के साथ नेक्स्ट क्लास में ज्यादा करेंगे। बट अब बेसिकली फॉर के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक, उस सूरत में जब उसके जो मेथड है यहां से एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न हो रही है, तो क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है आइटम्स का जो एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, रिटर्न का मतलब ये जवाब मौसूल होना, कि हमने क्वेरी दी है, क्वेरी के नतीजे में मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। क्वेरी हमने दी कि भाईजान अपना आइटम्स प्रिंट करो, तो उसके पास जो की और वैल्यू की दो डेटा मौजूद है वो दोनों वैल्यूज को रिटर्न करेगा। अब दो वैल्यूज आ रही है, रिटर्न हो रही है, तो मुझे रिसीविंग एंड पे भी दो वैल्यूज को रिसीव करना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी ट्राई टू वर्क विद फंक्शंस। ठीक, जब फंक्शन में रिटर्न टाइप देते हैं तो रिटर्न टाइप का मतलब ही है कि व्हेन इट एग्जीक्यूट्स इट फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू। अब वो अगर एक वैल्यू है तो हम एक वैल्यू x अब तक यूज करते हुए आए, क्योंकि अब की बार वो दो रिटर्न कर रहा है, तो यहां पे हमने x भी लिखा, यहां पे हमने y भी लिखा। हमने उसको कहा कि यार भाईजान ये की रिटर्न करेगा तो ये x में डाल दो, जो रिटर्न करेगा वही वैल्यू ये y में डाल दो। तो यहां से दो वैल्यूज आ रही है, की आ रही है, की चली जाएगी x के अंदर, वैल्यू जो है y के अंदर चली जाएगी। हेंस अब ये दोनों चीजें x और y में आ गई। अब जब मैं प्रिंट में जाऊंगा तो मैंने x, y किया, तो ये x की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज यहां पे प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, हमने कह दिया, जबरदस्त हुआ। ठीक, एक मिनट बेटा, बच्चा चेयर उठा लो वहां से पीछे से। यहां पे ना एंड लगा के कर सकते हैं, ये कंडीशन आ रही है ना, तो एंड लगा के आप लगा तो यहां से भी, पर एंड का मतलब है कि दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो और लगा के, पर और का मतलब दूसरा, में कंडीशंस पे अलग बात आती है बेटा। ठीक, एक मिनट मैं बात पूरी कर दूं। नाउ यहां पे बाय डिफॉल्ट एक्चुअली हमारे पास एक रेंज आती है। ठीक, यहां पे जो हम वैल्यू देते हैं ना, वो वैल्यू पाइथन के हिसाब से हमें एक रेंज चाहिए, एक ऐसा डेटा जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो, तभी मैं इनका लूप इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, फॉर नॉर्मल फॉर या नॉर्मल वाइल लूप्स भी मौजूद है, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका लूप इस्तेमाल करने की वजह यह है कि वो हमारे पास मोर एक्टिव, मोर पावरफुल है, कि एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें वो कर लेता है, वो लूप्स को बड़ी आराम से ट्रैवर्स कर लेता है बाय सिंपली यूजिंग फॉर इन लूप। मैंने कह दिया ठीक है, इसीलिए मैं आगे, हम नेक्स्ट वीक लूप्स का चैप्टर है, मैंने कहा वो मैं ऑफलाइन करूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा, स्लाइड्स दूंगा, उसके अंदर एक्चुअली सारे लूप्स थोड़ा सा तफसील में आकर डिस्कस करेंगे। यहां पर टेक्निकली कंडीशन आनी है, बट अ कंडीशन विद अ रेंज ऑफ वैल्यूज, इनके लिए रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए, सिंपल नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे दो मेथड्स रखने हैं तो फिर भी मैं मेथड की फिर लॉजिक ऐसे रखूंगा कि मुझे पूरी रेंज मिले, एक वैल्यू सिंगल ना मिले। ठीक है, फिर ये लूप के एग्जांपल्स में बाद में आएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। अगर नहीं किया तो जीरो नल रिटर्न करेगा, तो लूप चलेगा ही नहीं, एक ही दफा आएगा, नो वैल्यू फाउंड और एग्जिट हो जाएगा। हाँ, नहीं, आप ये कह रहे हो कि मैं की लिखूं और उसकी वैल्यू कुछ ना दूं, हाँ तो वो की तो रिटर्न करेगा, की रिटर्न करेगा, वैल्यू नल आएगी, की रिटर्न करेगा, वैल्यू नल आएगी, की रिटर्न करेगा, वैल्यू नल आएगी। ठीक है ना, अगर की भी नहीं हो और एम्प्टी नल सेट हो हमारे पास, अगर एम्प्टी नल सेट हो तो वो लूप चलेगा, डेटा कीज ढूंढेगा, नो कीज फाउंड, लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये वही, हाँ
नहीं, यूजुअली की आना लाजमी है, क्योंकि की होगी तो वैल्यू आएगी, अगर की नहीं है तो वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू इटसेल्फ कैन बी नल। ठीक है, क्योंकि नल भी हमारे पास पाइथन में एक वेरिएबल है, नल वैल्यू भी हो सकती है। नल का मतलब ये कि मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोटेशंस, ये नल वैल्यू हुई। मैं चाहूं तो x इज इक्वल्स टू नल लिख सकता हूं, ये भी वैल्यू हुई। ठीक है, तो नल लिखना भी अलाउड है। इसका मतलब ये कि वैल्यू है। अच्छा, एक चीज अगेन, पाइथन में क्योंकि हम डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करते, तो हमारे पास वेरिएबल जब भी हम दें उसको या तो नल या ये, इसको हम टेक्निकली एम्प्टी वैल्यू कहते हैं, ये देना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम जावा में जाते हैं तो जावा में मेरे पास INT x सेमीकोलन, ये चीज मैं कर सकता हूं जावा में। इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि सिंपली INT x करके हमने वेरिएबल भाई डिक्लेयर कर दिया, अभी हमने वैल्यू नहीं बताई, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि वहां पे एक्सप्लिसिटली हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप आता है। जावा में ऐसी कोई और पाइथन में ऐसी कोई हरकत नहीं है, क्योंकि पाइथन में हम इंटीजर लिखते नहीं, हम सिर्फ वेरिएबल नेम देते हैं। तो अब सिर्फ x लिखोगे तो पाइथन भाई कंफ्यूज हो जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हम आइदर इज इक्वल्स टू नल लिख लेते हैं, ठीक है, या x इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी। इस दोनों सूरतों में हम बता रहे हैं कि यार ये एक एम्प्टी वैल्यू है या ये एक नल वैल्यू है। बात समझ आई? तो यहां पे भी आप नल लिख सकते हो, एम्प्टी स्ट्रिंग लिख सकते हो। सिर्फ की को छोड़ दिया और आगे कॉलन करके कुछ भी नहीं दिया तो एरर देगा कि यार ये क्या चीज है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप नहीं है। तो जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे वो इम्प्लिसिटली इसको डेटा टाइप असाइन नहीं करेगा। तो ये इसकी सिंपल लॉजिक बैठती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यहां तक। यस यस, सिर्फ एक करेंगे ना तो यहां पे फिर वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, रिसीविंग हम एक पे बैठे हैं। आइटम्स बाय डिफॉल्ट दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। देखो प्रोग्रामिंग में जब भी हम रिटर्न टाइप यूज करते हैं फंक्शंस के अंदर, तो उसकी लॉजिक ही यही है कि व्हेन आई रिटर्न अ वैल्यू इट रिटर्न, आई नीड टू रिसीव इट एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, उसमें हमने कहा x प्लस एक्स या x प्लस वाई, आंसर जो है वो रिटर्न करो, तो आंसर हमें रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ऐड का फंक्शन में जब भी कॉल करूंगा उसको मैं दो पैरामीटर्स दूंगा, x और y की वैल्यू, और वो मुझे आंसर रिटर्न करेगा। मींस जब भी मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूंगा आई नीड टू रिसीव अ वैल्यू, उसका जवाब मुझे मौसूल करना ही करना है। इसी को हम रिटर्न टाइप कहते हैं। नहीं करोगे तो एरर दे देता है। स्पेसिफिकली जावा के अंदर, पाइथन के अंदर यहाँ पे एरर्स आते हैं कि यार ये मेथड कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न कर रहे हैं, आप उसको प्रोसेस करो ताकि वो उस वैल्यूज को जो भी इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सके। ठीक है, मैं एक फॉर एग्जांपल अब आते हैं कॉपी के ऊपर। अब कॉपी भी एक मेथड है पाइथन के अंदर डिफॉल्ट मौजूद है, जो आपकी पूरी डिक्शनरी को कॉपी करेगा और दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देगा। अब ये भी रिटर्न करता है, दिस डॉट डिक्शनरी, इस पूरी डिक्शनरी को डॉट कॉपी लगाया, ये मेथड है। ये मेथड क्या करेगा कि आपकी डिक्शनरी उठाई, पूरी की पूरी कॉपी की, फॉर वट एवर रीजन हम उसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, तो डुप्लीकेट कॉपी करेगा, दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो कॉपी हो रहा है, दूसरा पेस्ट भी हो रहा है। पेस्ट का मतलब ये कि जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये अपनी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा जो हमने यहां पे सेव करनी, इस वाले वेरिएबल में मैंने वो वैल्यू सेव करनी है। इसका मतलब ये कि जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने एग्जीक्यूशन के बाद एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक चीज आपको जवाबन रिटर्न करेगा। जब वो चीज जवाबन रिटर्न करेगा तो आपको वो रिसीव भी करनी पड़ेगी। ये वही बात हुई कि मैंने आपको कहा कि जाके 5 रुपए की बिस्किट लेकर आओ, तो आपको पैसे दिए, डेटा दिया, पैरामीटर्स दिए, आप शॉप पे गए, बिस्किट लिया, बिस्किट लेके वापस मेरे पास आए, तो मैं वहां पे खड़ा होना चाहिए डेटा रिसीव करने के लिए। ठीक, इसको हम कहते हैं कि रिसीविंग द आंसर। अगर मैं वहां से गायब हो गया तो अब आप वो बिस्किट लाके किसको दोगे? ठीक, प्रोग्रामेटिकली फिर वो कहता है कि यार अब मैं कहां जाऊं, तो वहां पे एरर जनरेट हो जाता है। बात समझ में आई? कभी कभी हम फंक्शंस कहते हैं कि यार ये लो 5 रुपए, जाओ चीज खा लो, तो आप गए, आपने शॉप पे 5 रुपए के बिस्किट लिए, अब तो आते नहीं है, खैर टिकी पैक भी नहीं आता, लेकिन चले वो एक आधा जो है बेकरी का आता है कि 5 रुपए का बिस्किट लिया, मैंने खाया, खत्म, मुझे नहीं बताया, आके जवाब नहीं दिया,
कि सर मैंने बिस्किट खा लिया, नहीं खाया, बिस्किट मिला नहीं मिला, क्या हुआ, मैंने आपको डेटा दिया, आपने प्रोसेस किया, जो भी उसका रिजल्ट आएगा आपका काम। ये है नॉन रिटर्निंग फंक्शंस, वो फंक्शंस जो कोई डेटा रिटर्न नहीं करते, वो उनको हमने डेटा दिया ना दिया, हमने फंक्शंस कॉल किया, उन्होंने अपना काम किया, काम खत्म। बट एट द सेम टाइम देयर आर मेथड्स दैट रिटर्न अ वैल्यू, मींस हम उनको देते हैं कि यार ये डेटा है, इसको प्रोसेस करो, उसके बाद मुझे वापस डेटा लाके दो। जब वापस डेटा लाके देगा तो मुझे डेटा रिसीव भी करना है। तो यहां पे हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, इस वक्त वो एक ही डेटा रिटर्न करेगा। फिर डेटा की टाइप क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे वो डिक्शनरी रिसीव करेगा, लेकिन क्योंकि मैं पाइथन में एक्सप्लिसिटली हम बताते नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस टाइप का डेटा है, एरे है, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हम सिर्फ वेरिएबल नेम दिया, वो ऑटोमेटिकली कॉपी करके वैल्यू इसमें डाल देगा, हमें उसकी टेंशन नहीं पड़ती। ठीक है, जावा है तो जावा में सेम डेटा टाइप होना भी लाजमी है, जावा में फिर सेम डेटा टाइप होना भी लाजमी है। पाइथन इसीलिए फिर हम डेटा टाइप की टेंशन नहीं लेते, वरना अगर यहाँ पे ये डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है तो मुझे यहाँ पे डिक्शनरी का डेटा टाइप ही चाहिए। ठीक, अगर ये इंटीजर रिसीव कर सेंड कर रहा है तो इंटीजर चाहिए, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग चाहिए होगा, तो मैं उसी टाइप का डेटा वेरिएबल बनाऊंगा। लेकिन पाइथन में क्योंकि हमें वेरिएबल्स की टेंशन, डेटा टाइप्स की टेंशन नहीं है, तो हम सिंपली, ठीक, अब ये यहाँ पे क्या किया, कॉपी फंक्शन, इस पूरे मेथड को कॉपी किया, पेस्ट कर। तो जब आप दोबारा प्रिंट करोगे माय डिक्शनरी को, उसने पूरी की पूरी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट करी। इसी तरीके से हाँ, कॉपी वाला डिक्शनरी पे काम करता है, किसी और में मैंने नहीं दिखा, नहीं, उसके लिए वो एक्सप्लिसिटली हम कास्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एक लिस्ट को कॉपी कास्ट करके दूसरी लिस्ट में दे दिया, या दूसरी लिस्ट में इज इक्वल टू कर दिया। ठीक, अनदर वे टू कॉपी डिक्शनरी इज यूजिंग द डिक्शनरी फंक्शन, जो कंस्ट्रक्टर है इसका अपना। ठीक, अब आए थे इसके अपने कंस्ट्रक्टर के ऊपर, तो जो जैसे लिस्ट का था, सेट्स का था, ट्यूपल्स का था, डिक्शनरी का अपना कंस्ट्रक्टर है। डिक्शनरी का तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई, मैंने डिक्शनरी को कॉल किया और उसको कह दिया यार इसमें असाइन कर दो। अब ये भी क्या करेगा, एक नई डिक्शनरी बनाएगा इस वाले डेटा सेट से और उसको असाइन कर देगा माय डिक्शनरी के अंदर। तो यहां पे ये डुप्लीकेट भी कर रहा है, अगर डेटा डिक्शनरी नहीं है तो उसको कास्ट भी कर देगा लिस्ट। ठीक है, बट अब ये लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये सेट्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये ट्यूपल को डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर। क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि ये सिंटैक्स इसका अलग है। डिक्शनरी के लिए हमें की वैल्यू चाहिए और हमें उसकी वैल्यू का पेयर चाहिए। अ डिक्शनरी नीड्स टू हैव दीज टू डेटा। ठीक, अ डिक्शनरी नीड्स टू हैव दीज टू डेटा। लिस्ट में दोनों ये चीज नहीं है, लिस्ट में हमारे पास की नहीं है, इंडेक्स नंबर आता है। ट्यूपल के अंदर भी हमारे पास की नहीं है, इंडेक्स नंबर आता है। सेट्स में इंडेक्स नंबर भी नहीं है। तो अगर मैं सेट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं डिक्शनरी के अंदर, तो मैं की वाला पैरामीटर क्या रखूंगा? बगैर की के डिक्शनरी बन नहीं सकती, बगैर की के डिक्शनरी बन नहीं सकती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम कास्टिंग इसमें नहीं करते कि मैं लिस्ट को डिक्शनरी में कास्ट या कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं सेट को, ट्यूपल को कास्ट या कन्वर्ट नहीं कर सकता डिक्शनरी में, क्योंकि मुझे यहाँ पे की इंफॉर्मेशन दोनों में नहीं है। इसीलिए हम जो डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर है वो टेक्निकली हम सिर्फ यूज करते हैं कॉपी करने के लिए। तो जो कास्टिंग इसमें हम करते हैं, यहाँ पर इसका लफ्ज हम कास्टिंग का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कास्टिंग का मतलब ये हुआ एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना। तो वो चीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, की और वैल्यू। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक डिक्शनरी को ही मैं दूसरी डिक्शनरी में दे सकता हूं। तो यहाँ पे लफ्ज कास्टिंग नहीं, कॉपी इस्तेमाल किया गया कि एक डिक्शनरी को कॉपी करके आप दूसरी के अंदर डाल रहे हो। बात समझ में आई? कंस्ट्रक्टर तो इसका मौजूद है, मेथड ये मौजूद है, बट ये कास्टिंग के लिए नहीं होगा। लिस्ट सेट्स ट्यूपल में हो रहा था, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे कास्टिंग नहीं हो रही, कॉपिंग हो रही है। एक डिक्शनरी कॉपी होकर दूसरी डिक्शनरी में चली जाएगी। तो आप कॉपी का मेथड भी यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर जो इसका डिफॉल्ट है वो भी यूज करके कॉपी कर सकते हो, क्योंकि वो भी सिर्फ टेक्निकली न्यू डिक्शनरी को ही कॉपी कर रहा है। यहां पे बात समझ में आई? अब डिक्शनरी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेस्टेड डिक्शनरीज का। नेस्टेड डिक्शनरीज में क्या होता है कि मैं एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी बनाऊं।
मैं एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी बनाऊं। ये चीज सेट्स में भी होती है, लिस्ट में भी होती है, ट्यूपल्स में भी होती है, तीनों के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, और अब चौथा डिक्शनरी के अंदर भी। इसके अंदर लॉजिक क्या बैठती है कि मैंने एक मेन डिक्शनरी बनाई माय फैमिली करके, उसके अंदर मेरे पास चाइल्ड आया की करके, और जो इसकी वैल्यू आई वो ये वाली है। ठीक, हमारे पास एक मेन डिक्शनरी बनी आउटर, जिसको हम कह रहे हैं पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट जो है वो फैमिली आई। चाइल्ड में हमारे पास ये चाइल्ड 1 आया, तो ये चाइल्ड 1 मेरे पास की बेटी, ये की रहा, और ये वाली जो थी ना नेम और ईमेल, ये स्क्वायर ब्रैकेट से उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि डिक्शनरी के अंदर जो रिलेशन बैठता है वो हमारे पास एक की आएगी, कॉलन आएगा और उसकी वैल्यू आएगी। तो अब की जगह पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल चाइल्ड, कॉलन, वैल्यू की जगह पे मैंने स्क्वायर एंगल ब्रैकेट्स दे दिया। ठीक है, चाइल्ड दे दिया की जगह पे, तो वो चाइल्ड आ गया, चाइल्ड आ गया, चाइल्ड आ गया। ये नॉर्मल जो हम की दे रहे हैं वो एज इट इज, की एक ही रहेगी, की एक ही रहेगी। अब नॉर्मली उस की के अंदर एक सिंगल वैल्यू आती है। नेस्टेड का मतलब ये कि उस सिंगल वैल्यू की जगह पे हमने अगेंस्ट करली ब्रैकेट्स लगा दिए। उस सिंगल वैल्यू की जगह पे मैंने उस पर करली ब्रैकेट्स दे दिया। यहां पे मैं लिस्ट भी दे सकता हूं, यहां पे मैं ट्यूपल भी दे सकता हूं, यहां पे मैं सेट भी दे सकता हूं। इस एग्जांपल में हमने सिर्फ डिक्शनरी को यूज किया क्योंकि नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। यहां पे हम सेट भी डाल सकते हैं, एक तरफ सेट आ जाएगा, एक तरफ ट्यूपल आ जाएगा, एक में लिस्ट आ जाएगी, ये भी सही है। डेटा टाइप, अब डेटा स्ट्रक्चर आप कोई भी दे सकते हो क्योंकि बेसिकली उसको वैल्यू चाहिए। उस वैल्यू की जगह पे आप कुछ भी डेटा दे सकते हो, सिंगल वैल्यू या बजाते खुद एक और डेटा स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे फिलहाल एक और डिक्शनरी दे रहे हैं। अब जब मैंने करली ब्रैकेट्स दे दिया तो इसका मतलब मैं डिक्शनरी बना रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, फिर इस डिक्शनरी के अंदर क्या आएगा, अगेन मेरे पास की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू। तो की कॉलन वैल्यू आ गई, कॉमा की कॉलन वैल्यू आ गई, लास्ट वैल्यू है, कोई कॉमा नहीं दिया। इसी तरह से फिर जब ये ब्रैकेट खत्म हुआ तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूसरा कॉमा दे दिया, मींस ये वाला कॉमा हमारे पास इधर आया। ठीक, अब ये वाला कॉमा यहाँ पे आया, फिर हमने दोबारा वही चीज की, अब आ जाओ, फिर एक चाइल्ड बनाया, कॉलन दिया, तो यहाँ पे सेम की कॉलन वैल्यू वाली बात आई। अब मुझे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक और नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तो की तो हमने चाइल्ड 2 दे दिया, स्टैंडर्ड नेम, वहां पे स्क्वायर एंगल ब्रैकेट्स, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। वैल्यू की जगह पे हमने यहाँ पे दे दिया कि यार कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसका मतलब इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी मेरे पास की आई कॉलन उसकी वैल्यू, की आई कॉलन उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से मेरे पास तीसरा चाइल्ड आ गया, मैंने कह दिया तीसरा चाइल्ड, ये अगेन की कॉलन वैल्यू। अच्छा, इन तीनों के एंड में हमारे पास नोट करो इन्वर्ट कॉमा दिया हुआ है। पहला कॉमा इधर मींस इसके बाद भी कॉमा आया, दूसरी वैल्यू आई, इसके बाद भी कॉमा आ जाएगा। तो जो कॉमा आएगा वो एंगल जो कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज होंगे उसके बाद आएगा। हेंस अब तीसरी वैल्यू चाइल्ड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास की आई वैल्यू आई, की आई वैल्यू आई, इसके बाद अब कोई कॉमा नहीं है। वजह यह कि लास्ट आइटम है डिक्शनरी के अंदर, लास्ट आइटम के बाद कॉमा नहीं आता, इसीलिए कॉमा पे थोड़ा सा दोबारा फोकस। फिर जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करके दे देगा। ठीक, ये हमारे पास बैठा डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी बनाने का सिंपल सा लॉजिक। ये बात समझ में आई? बस, तो वही जो वैल्यू है उस वैल्यू की जगह पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी डेटा डाल, फिर वो एक और डिक्शनरी हो सकती है, वो एक और लिस्ट हो सकती है, वो एक और सेट हो सकता है, वो एक और ट्यूपल हो सकता है, या वो सिंगल वैल्यू हो सकती है। डेटा टाइप की भी टेंशन नहीं है, भाईजान ने कहा यार जो भी टाइप करे वो डेटा टाइप डाल दो, तो आप कोई भी डेटा टाइप इसमें डाल सकते हो। तो डेटा टाइप भी कोई भी आ सकती है, डेटा स्ट्रक्चर भी कोई भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि की और वैल्यू है, तो एक की के अगेंस्ट में हमारे पास एक वैल्यू आएगी। अब मुझे उसको अगर प्रिंट कराना है, तो प्रीवियस एग्जांपल में तो मैंने पूरी डिक्शनरी प्रिंट करा दी, हमने सिर्फ मेन पेरेंट का नाम दिया, भाईजान ने पूरा प्रिंट कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि यार मुझे मखसूस एक आइटम प्रिंट करना है, तो अब ये क्योंकि नेस्टेड है, इसको हम जावा की जबान में 2D एरेज भी कहते हैं।
नेस्टेड एरेज भी कहते हैं या नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं, इसको आप 2D भी कह सकते हो। 2D का मतलब ये कि मैं यहाँ पे आपकी डिक्शनरी का नाम दूंगा, फॉर एग्जाम्पल DICT, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स जो पेरेंट को रेफर करेगा और फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट्स जो बेसिकली आपके चाइल्ड को रेफर करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि माय फैमिली आया, फिर उसके बाद हम चाइल्ड 2 पे गए तो हमारे पास ये चाइल्ड 2 वाला पेरेंट आ गया वैल्यू, और फिर उसके बाद उसका उसकी जो वैल्यू हमने जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं नेम, वो आ जाएगा। तो ये मेरे पास मेन पेरेंट और उसका हमारे पास ये चाइल्ड आ गया। ठीक, इस दिस वे वी कैन एक्सेस जो उसका एलिमेंट्स है। तो अब यहां पे फॉर एग्जांपल मुझे अगर चाइल्ड 3 को प्रिंट कराना हुआ, ठीक है, मींस तो हम क्या करेंगे, पहले डिक्शनरी का नाम दिया तो हम यहां पे लिख दिया माय फैमिली फॉर एग्जांपल, फिर इसके अंदर हमने फर्स्ट पेरेंट दिया तो जो हमारे पास आ जाएगा चाइल्ड 3, तो यहां पे मैं चाइल्ड 3 वाला वैल्यू दे दूंगा। फिर चाइल्ड 3 के अंदर मुझे उसका चाइल्ड चाहिए फॉर एग्जांपल जो उसके अंदर इंटरनल वैल्यू है, तो मैं फिर चाइल्ड 3 के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स और लगाया और फॉर एग्जांपल नेम प्रिंट कर दिया। अब ये जो चाइल्ड 3 का नेम होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। यहां पे उसको जब हमने प्रिंट किया तो वो उसका जो ये वाला नाम था चाइल्ड 2 का, वो उसने प्रिंट किया। ठीक है, तो नेस्टेड या 2D एरे के लिए हमारे पास इस तरह का डबल एंगल ब्रैकेट का स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पे आप हर आइटम के लिए वो मेथड्स डिक्शनरी वाले भी वैलिड है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहूं तो ये मेरा फर्स्ट पेरेंट, ये मेरा चाइल्ड आया, इस चाइल्ड का जो डेटा है नेम, यहां पर भी मैं एंगल ब्रैकेट लगा के इसको और नेस्टेड भी कर सकता हूं। नहीं, जिसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी किया नहीं जाता। एग्जाम्पल्स दुनिया में मौजूद है जहां पे नेस्टेड डिक्शनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल अवॉइड किया जाता है, इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स कम मिलते हैं, लेकिन ये चीज भी पॉसिबल है। उस सूरत में फिर यहाँ पे मैं तीसरा ब्रैकेट लगाऊंगा, यार अब तीसरे ब्रैकेट में भी जाऊं, एक पेरेंट, उसके अंदर जो चाइल्ड है, उसके अंदर जो चाइल्ड है, उसके अंदर जो चाइल्ड की वैल्यू है वो उठाओ। ठीक है, तो ये थर्ड भी पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल नहीं किया जाता। आजकल जो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आप नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करो, इवन इफ एल्स के अंदर भी। तो हम आगे चल के एक चैप्टर है हमारा प्रोज एंड डूज एंड डोंट्स इन पाइथन का, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रोज एंड कॉन्स अप्रोच में आता है कि आप अगर इफ एल्स यूज कर रहे हो तो हम नेस्टेड इफ एल्स नॉर्मली जावा में कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। इफ के अंदर एल्स के अंदर, इफ के अंदर एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स करके। आजकल इस चीज को अवॉइड किया जा रहा है कि यार ये नेस्टेड स्ट्रक्चर नहीं करो, इफ एल्स खत्म, फिर इफ एल्स, फिर खत्म, फिर इफ एल्स, फिर खत्म। अलग अलग सबको रखो ताकि एक अलग से चले, नेस्टेड स्ट्रक्चर ज्यादा ना करो। अप्रोच है प्रोग्रामेटिकली, हर किसी का अपना एक डेवलपर का मोड है। ठीक है, तो इसीलिए 3D एरेज मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उससे ज्यादा सिंपल एरेज हमारे पास या सिंपल टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग डेटा आजकल मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज आ गई। इसी तरीके से लूपिंग थ्रू नेस्टेड एरे। अब यहाँ पे अगेन नेस्टेड लूप्स आए थे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में या डोंट वरी, हम नेस्टेड लूप्स नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। लेकिन अब क्योंकि एरे 2D है, मींस एरे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो अब मुझे इसको अगर लूप करना है, इनके तमाम आइटम्स पढ़ने हैं, तो यहां भी फिर मेरे पास जो लूप लगेगा वो नेस्टेड लगेगा कि एक फॉर लूप पेरेंट का और एक चाइल्ड लूप चाइल्ड। फिर इसको हमने कहा कि भाईजान ये मेरे पास पूरा एरे बना हुआ है माय फैमिली का, उसमें जाओ डॉट आइटम्स उठाओ। रिमेंबर डॉट आइटम्स हम अभी पढ़ कर आए। डॉट आइटम्स मुझे दो चीजें रिटर्न करेगा, उसकी की और उसकी वैल्यू। मैंने कह दिया ठीक। तो यहाँ पे मैंने की रिसीव की, सॉरी यहाँ पे मैंने की रिसीव की और ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू रिसीव की एक्स और ओ के अंदर। हमने कह दिया ठीक है, मेरे पास एक्स और ओ में दो वैल्यूज आई। फिर मैंने पहले प्रिंट करा दिया एक्स जो मेरे पास हुआ की। तो जब हम एक्स को प्रिंट करा रहे तो मैं की प्रिंट करा रहा हूं। फिर मुझे पता है कि इसकी वैल्यू के अंदर एक्चुअली में एक और नेस्टेड एरे मौजूद है। इसकी वैल्यू के अंदर जो हमने ओबीजे वेरिएबल उठाया, इसीलिए नाम थोड़ा सा चेंज करके, यार इसके अंदर एक और नेस्टेड एरे मौजूद है, तो अब मुझे इसको भी अलग से लूप करना पड़ेगा। तो प्रिंट एक्स किया तो हमारे पास एक्स करंट वेरिएबल चाइल्ड आ जाएगा। लेकिन जब आप नेस्टेड में जाओगे तो अब आप कहोगे कि यार अब नेस्टेड में जाने के बाद एक और फॉर वाई इन ओबीजे, अब मैं उसको ओबीजे दिया। तो अब इसकी आपने नेस्टेड लूप बनाया ताकि अब ओबीजे में जाओ
फिर प्रिंट वाई करो प्लस कॉलन लगाया ओबीजे वाई प्रिंट करो, तो जो हमारे पास वो आउटपुट प्रिंट करेगा वो चाइल्ड, उसका नेम और उसका ईयर जो है वो प्रिंट करके आ जाएगा। एक मिनट, ठीक, इस चीज को हम कहते हैं लूपिंग थ्रू नेस्टेड डिक्शनरीज, जिसमें हमारे पास एक पेरेंट लूप और फिर उसका ये चाइल्ड लूप आ गया। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी इंडेंटेशन है। ये फॉर लूप आ गया, फॉर लूप के अंदर एक इंडेंटेशन, फिर दूसरा जो लूप है वो इसी के साथ सेम लाइन पर आ रहा है, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज ज्यादा दिमाग खराब करेगी जब हम नेस्टेड स्ट्रक्चर में जाते हैं, नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। इसीलिए मैंने कहा पाइथन में फिर हम बहुत ज्यादा नेस्टेड इफ एल्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसकी इंडेंटेशन का लॉजिक बड़ी फिर टिपिकल हो जाती है, एरर आने के चांस बहुत ज्यादा। तो वो अब एक इंडिविजुअल अप्रोच पर आते हैं, बाद में उस पर बात करेंगे। तो ये मेरे पास प्रिंट, उसी लाइन पे फिर दूसरा फॉर स्टार्ट हो रहा है। यहां पे भी अगर मैंने इंडेंट कर दिया स्पेस का तब भी एरर आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप प्रिंट के अंदर नेस्ट कर रहे हो एक और लूप, तो प्रिंट के अंदर नेस्ट नहीं होगा लूप। तो ये इंडेंटेशन के लिए लाजमी है भाईजान कि ये जो दोनों चीजें ना, प्रिंट और फॉर एक ही लाइन पर आए, इनके अंदर इंडेंटेशन और फिर फॉर के अंदर दोबारा से इंडेंटेशन आ गई। अगर इसमें मल्टीपल लाइंस हैं तो वो सेम प्रिंट के साथ एक लाइन पे कंटिन्यू। ये हमारे पास नेस्टेड लूप का एग्जांपल आ गया, ठीक। इसी तर्ज पे हमारे पास कुछ और मेथड्स मौजूद हैं, उन मेथड्स को जल्दी से थोड़ा सा लिस्ट में डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्लियर का एक मेथड है जो बेसिकली आपके डिक्शनरीज के आइटम्स को क्लियर कर देगा, ये लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था। कॉपी का आज डिस्कस किया, फ्रॉम कीज का किया, ये रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद अ स्पेसिफिक की एंड अ वैल्यू, ठीक है। तो ये एक सिंपल की और वैल्यू जिसको आप प्रोवाइड करोगे वो आपको रिटर्न करेगा उस एक पर्टिकुलर आइटम का। गेट है, आइटम्स है, कीज है, पॉप आइटम है, स्टेट, डिफॉल्ट, अपडेट, वैल्यूज, ये चंद एक मेथड्स हैं जो हम डिक्शनरी में इस्तेमाल करते हैं। कुछ देख लिए हैं, कुछ के एग्जांपल्स मेरे ख्याल में से फॉर्म की का इसका रह गया है और सेट डिफॉल्ट का रह गया। तो ये आगे कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, उसमें फिर ये बात और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये वो कॉमन मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं, इन सबको भी हमने प्रीवियस लिस्ट में एग्जांपल सारे अभी हम इंडिविजुअल किए हुए, ठीक है। यहां तक हुआ सेशन खत्म। अब नेक्स्ट वीक से हम एक्चुअली जाएंगे इफ एल्स, लूप्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। जब ये चार मेन चीजें आती है ना, अब फिर प्रोग्रामिंग बिकम्स अ रियल प्रोग्रामिंग। अभी तक हम डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप्स को ही पढ़ रहे थे पाइथन की, इसीलिए एग्जांपल्स भी बहुत सिंपल सिंपल से थे और मेथड बेस्ड थे। आगे का जो चैप्टर है ना, इफ एल्स और लूप्स, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो किसी भी लैंग्वेज को एक्चुअली लैंग्वेज बनाते हैं, क्योंकि यहां से फिर आप डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इंप्लीमेंट करते हो कि हाउ लॉजिकली योर कोड नीड्स टू एग्जीक्यूट, व्हाट डिसीजन इट नीड्स टू मेक। तो यहां से आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्योंकि नेक्स्ट वीक आप लोग आराम फरमा रहे हैं, तो आराम के साथ साथ जो होमवर्क मैं ऑलरेडी आपको भी दे रहा हूं, मैं इसके वीडियो लेक्चर्स बना के रखूंगा। वीक 5 की स्लाइड्स वो मैंने होपफुली कल तक कंप्लीट करके वो अपलोड कर दूंगा, लैब मैनुअल वो भी अपलोड कर दूंगा। इसका रह गया, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट वीक। ये चीजें होगी, सो प्लीज यू आर सपोज टू वॉच द लेक्चर्स और मुझे फिर वहां पे कमेंट करके बताना है कि सर हमने लेक्चर देखा। तो जितने कमेंट होंगे मुझे उस हिसाब से पता चलेगा कि आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ठीक है। फिर वो कमेंट भले आप कहीं